स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में। और देश के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर हेलियस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दिनशो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, मतलब दुनिया में ठीक है सर? कि तकलीफ, टेंशन, कुछ स्ट्रेस? जी, बहुत सारा स्ट्रेस है इसलिए हम हंसते रहते हैं। तो ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी दोनों जगह। तो पहले ग्लोबल वाला स्ट्रेस निकाल लेते हैं सर बाहर। पहले वो मुझे लगता है कि स्ट्रेस कम करना हो तो या तो आपका इंटरव्यू कर लो या समीर सर का कर लो। तो हाँ, तो दोनों से हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो हमको ग्लोबल स्ट्रेस दूर करने के लिए हम पहले समीर सर को पूछ लेते हैं, लोकल स्ट्रेस दूर करने के लिए दिनशो सर को पूछ लेते हैं। तो चलिए पहले तो शुरुआत आपकी ग्लोबल मार्केट्स के माहौल से करते हैं। जो कुछ ये चल रहा है सर, अब निपटने आया है या शुरुआत हुई है? दोनों में से बताइए, है क्या? जी, एक्चुअली ये जो शुरुआत हमें तो लग रहा है कि थोड़ी शुरुआत ही हुई है, क्योंकि येन कैरी ट्रेड इतना आसानी से सुलझता नहीं है। हुआ क्या, मतलब आप नॉर्मली बोरो करते हैं येन में, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है, और आप यूएस मतलब अदर यूएसडी डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए येन कैरी ट्रेड बोलते हैं इसको। जैसे ही येन अपना अप्रिशिएट होने लगता है, तो आपका ये ट्रेड उल्टा हो जाता है, क्योंकि आप नाउ ये आप या आपका बोरोइंग तो कम है, लेकिन आप एक्चुअल करेंसी में आप लूज कर रहे हैं। अभी आप दुविधा ये समझिए, पहले तो येन 162-63 वाला 140-41 141-142 हो गया था, तो वो चलते काफी उथल पुथल हुआ वहां पे। और दूसरा आप दुविधा सोचिए फेड की, क्योंकि वो अभी बोल रहे हैं कि हम शायद इंटरेस्ट रेट कट करना चाहेंगे आगे चल के। अगर जो वो करते हैं, इंटरेस्ट रेट काटते हैं, तो अगेन उनका जो डॉलर है येन के सामने थोड़ा और डिप्रिशिएट हो जाएगा, और 125-30 येन अगर जो हो गया, तो फिर से वो ट्रेड में प्रॉब्लम हो सकता है, ये कैरी ट्रेड में। अभी अनुमान है कि कोई 4-5 ट्रिलियन डॉलर का ऐसा ट्रेड है ग्लोबली, जो कि एक्चुअली आप देखें तो इंडिया की जीडीपी से थोड़ा ज्यादा ही है। और दूसरा, ग्लोबल जीडीपी के हिसाब से आप देखें तो 4-5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ये ट्रेड में इन्वॉल्व है। तो ये काफी हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और आपको याद होगा, लास्ट टाइम जब ये हुआ था इंक्रीज येन, इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट बढ़ाए थे जापान ने, वो था 2007 में। और एक साल लग गया उस को इम्पैक्ट करने यूएस इकोनॉमी को, क्योंकि लीमन ब्रदर्स फाइनली कोलैप्स हुआ 2008 में जाके। तो वो एक्चुअली डायरेक्ट इम्प्लीकेशन उसका वही था। उसके पहले आप देखिए तो 99 में उन्होंने अपने जीरो के 2000 में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे इंटरेस्ट रेट, और फिर आपको याद है 2-3 साल निकल गए थे, ग्लोबल इकोनॉमी के फ्लैटिश हो रही थी, बैंकिंग क्राइसिस हुआ था। तो इसलिए ये ट्रेड जो होता है ना, काफी लंबा अरसे तक पता हमें हमें पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे कहाँ इम्पैक्ट आएगा। इसको जैसे आपको अगर जो पता होगा, रिप टाइड जो होती है, जैसे चारों तरफ से आपकी करंट्स आ रहे हैं सी के अंदर, वैसा एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप मैंने जरा सिंपली समझा दिया कि हाँ, नहीं कैसे नहीं, हो ठीक सकता बात है सर। थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। ग्लोबली येन कैरी ट्रेड को लेकर जो समस्याएं शुरू हुई है उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन दूसरी समस्या जो अमेरिका में मंदी के डर की है, आ रही है क्या सर मंदी? अभी तक ऐसा लगा तो नहीं है, अचानक से मंदी लग रहा है आपको? है। नहीं जी, मंदी एक्चुअली आप देखिए, पिछले अगर आप देखें पिछले 60 साल में ऐसे 10 ऐसे हुए थे, इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे आपका इन्वर्जन हुआ है रेट साइकिल का। ये 10वां था जो अभी जो हुआ था इन्वर्जन आपका रेट साइकिल का। 10 में से 7 में रिसेशन हुआ, और सिर्फ 3 बार, सॉरी 6 में रिसेशन हुआ था, ये अभी 10वां तो अभी चालू है। तो 6 में रिसेशन हुआ था, और 3 बार एक सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। रिसेशन हुआ था लेकिन बहुत ही छोटे अरसे तक रहा था, और वो था 84 में, 94 में और 2018 में। अभी आप सोचिए 2018 में ये जो आज के फेड के चेयर हैं जेरोम पावल, वही थे उसमें। तो उन्होंने ये लड़ाई लड़ी हुई है पहले, तो ये कंफर्ट है हमारे पास। और दूसरा, आज की तारीख में ऐसा ब्लेटेंट नहीं दिख रहा कि इतना बड़ा रिसेशन आएगा। आएगा पक्का, क्योंकि उनको चाहिए भी कि आपकी थोड़ी लेबर सॉफ्टन हो। और दूसरा, अगर जो ट्रम्प आ गए वहां पे, तो जैसे मैंने पहले बोला हुआ है कि वो तो बिल्कुल ही इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज है उनकी। तो उनको चाहिए कि उनके आने के पहले थोड़ा संभल जाए, उसके बाद में देख लेंगे क्या होगा। तो हमें नहीं लगता कि इतना बड़ा रिसेशन आएगा। आएगा लेकिन एक छोटा आएगा, मतलब एक आध क्वार्टर के लिए, विच एनीवे इज अ प्रॉब्लम। अभी आज की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव न्यूज थोड़ा प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है आगे चल के। हम्म। अच्छा सर,
थोड़ा भारतीय बाजारों में भी हल्का फुल्का करेक्शन आया है। हमने इलेक्शन निकाल दिया, बजट भी निकाल दिया, इस बार भी हम सब कुछ निकाल लेते हैं। पहली बार थोड़ा 1000 एक पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन आया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आया है। क्या लग रहा है सर, भारतीय बाजार ठीक हैं, थोड़ा हम भी घट सकते हैं, अब नया हाई बनाने में टाइम लगेगा, कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, एक्चुअली ग्लोबली आप देखिए तो शायद भारतीय बाजार ही ऐसा है जहाँ पे एक छोटा आपको ग्रोथ दिखेगा, पर वो एक रीजन नहीं हो सकता फॉर रेगुलर फ्लोज टू हैपन, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, चाइना ने ये सब पहले किया हुआ है। यहाँ पे रोड्स बना दिए, पोर्ट्स बना दिए, उन्होंने इंफ्रा क्रिएट कर दिया, ब्रिजेस बना दिए बड़े बड़े, पर फिर भी उनका बाजार इंडिया को कभी बीट नहीं किया है। पिछले 20 साल, 25 साल, 15 साल आप देख लीजिए, 5 साल भी देख लीजिए, इंडिया बहुत ही बढ़िया किया है उनके चलते विरुद्ध चलते। प्रॉब्लम क्या था वहां पे कि वो इन्वेस्टर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को एंटरटेन नहीं करते थे, इसीलिए हांगकांग ज्यादा चला उनसे। तो अभी हमने भी अभी थोड़ा ऐसा आप देखिए, जैसे ये बजट में था, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिए, शॉर्ट टर्म 5% से बढ़ा दिए और लॉन्ग टर्म 2.5% से बढ़ा दिए। तो आप सोचिए उसके बाद कितनी सेलिंग आई है एफआई की। तो ये हमें तो कैपिटल चाहिए आज की तारीख में, तो वी हैव टू बी बिट मोर प्रोएक्टिव टुवर्ड्स दिस। तो इसलिए हमें लग रहा है कि एक तो पहले वो रैंक पहले से ही है, और दूसरा, जैसे मैंने पहले बोला हुआ है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रेच्ड है। मतलब आप वैल्यूएशन देखें तो काफी हद तक स्ट्रेच हो चुकी है, क्योंकि हम रीरेट हो चुके हैं एक तरह से, और वो रीरेटिंग को सस्टेन करने के लिए हमें ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मार्च क्वार्टर के बाद आपने देखा है कि अर्निंग्स कटे ही हैं। निफ्टी के अर्निंग इनफैक्ट 5-1% कट गए हैं, और जून क्वार्टर के बाद मुझे फिर से अभी यही लग रहा है कि अर्निंग्स वापस कटेंगे, क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट आए हैं अनुमान कुछ अब अगर जो BSE 500 की बात करें तो शायद 380-390 कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, और फ्लैटिश अर्निंग्स ग्रोथ है वहां पे। और अगर जो आप फाइनेंशियल्स को निकाल दें तो नेगेटिव 7-8% नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ है। तो ये अच्छा नहीं होता वैल्यूएशन, स्ट्रेच वैल्यूएशंस के लिए। इसलिए हमें लग रहा है कि ये पूरा साल शायद, ये मतलब हम कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, कि एक उसमें कट जाएगा शायद। यही आपको एक बिल्कुल ही लिमिटेड प्राइस दिखेगा, मूवमेंट दिखेगा यहाँ पे। होपफुली हमें बेस के सिनेरियो तो एक टाइम करेक्शन ही लग रहा है यहाँ पे। सो दैट वे। फैक्ट। अच्छा सर, ऐसे मार्केट में अब इस तरह के माहौल में भारत में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें किस तरह की स्कीम प्रेफर करनी चाहिए, क्या कहाँ पैसा लगाएं ज़्यादा ठीक है? जी, सबसे बेस्ट तो आप कोई भी स्कीम चूज कर लीजिए। आप, आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका इन्वेस्ट करने का है कि आप सिप में डालिए। और दूसरा, जो सेक्टोरल थीम्स है वो आज की तारीख में हमें लग रहा है कि थोड़ा टैक्स सीट लेंगे, क्योंकि आपको, हमें 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 इतना आइडिया नहीं है आगे चल के कौन से सेक्टर पे, और नॉर्मली सिक्लिकलिटी ही रहती है यहाँ पे। तो इसलिए वो आप अगर ये अवॉइड करें तो बेहतर है। और दूसरा, फ्लेक्सी कैप तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बढ़िया, जो प्रोएक्टिवली मैनेज है, मतलब एज इन जहाँ पे आप देखते हैं शिफ्ट होते हैं बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वो बेस्ट स्कीम रहेगी आपके लिए। और फाइनेंशियल तो हमें पहले से ही पसंद है, जैसे मैंने बोला कि जो इंडिया जीडीपी ग्रोथ करने वाला है, तो फाइनेंशियल तो रहना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में एज अ मेजर हेवी वेट। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में नहीं चल रहा है, क्योंकि एक तो आरबीआई ने लिक्विडिटी आउट कर दी है, सकआउट कर दिया, और दूसरा एफआई के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है फाइनेंशियल की, जो वही आके वो बेच रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा दबा हुआ है वो सेक्टर, अदरवाइज हमें तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो पहले तो फ्लेक्सी कैप फंड में और आप पैसा लगाएं, एसआईपी के जरिए लगाएं, ये ज़्यादा बढ़िया है। एक और जो बड़ी बाजार में थीम चल रही है कि चूंकि इस तरह का माहौल है तो थोड़ा डिफेंसिव शेयरों में आ जाए, स्पेशली फार्मा, एफएमसीजी वगैरह। आईटी तो चलो ग्लोबल की वजह से लोगों को डर लग रहा है, क्या इस तरह का कुछ करना ठीक है? पहला। और दूसरा, क्या मिड कैप स्मॉल कैप की बजाय लार्ज कैप में रहना ठीक है सर? जी एक्चुअली अनिल जी, ये आपने बहुत ही बढ़िया बोला। पहले तो मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, ये यहाँ पे तो ऑब्वियसली जैसे ही आपको बाजार में वॉलेटिलिटी दिखती है, तो हम भी एज अ फंड मैनेजर, हम भी अपना मेजर फोकस हमारे लार्ज कैप में ही शिफ्ट होता है, क्योंकि हमें चाहिए कि एक स्टेबिलिटी आ जाए पोर्टफोलियो में। तो इसलिए हम वहाँ करते हैं। दूसरा जो आपने बोला डिफेंसिव्स, अभी फार्मा एक हद तक हो सकता है डिफेंसिव, ग्रोथ भी है वहाँ पे। पर एफएमसीजी जहाँ पे वैल्यूएशन एनीवे स्ट्रेस्ड है और ग्रोथ है नहीं, तो वो हमें नहीं लगता कि एक ऐसा जरिया हो सकता है डिफेंसिव का। तो इसलिए आपको सिलेक्टिव, यहाँ पे भी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। लार्ज कैप मतलब ऐसा नहीं कि आप हर एक लार्ज कैप आपको दिख गया तो उसमें डाल दें। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से लार्ज कैप्स में आपको ग्रोथ दिख रही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, मतलब डोमेस्टिकली या ग्लोबली।
और आपको ग्रोथ दिखती है वहाँ पे, तो वो और थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट होना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी लार्ज कैप ऐसे भी हैं जो काफ़ी स्ट्रेस्ड है वैल्यूएशन में, और आपने देखा है कि जब बाज़ार गिरता है वो सबसे ज़्यादा वही गिरते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप। तो इसलिए आपको वो कंफर्ट ज़्यादा देखना पड़ेगा ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव करना बेहद ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका समय दिया आपने और विस्तार से ग्लोबल मार्केट्स और हमारे बाज़ारों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच सर।